नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। जब कभी भी कहीं भी शासन प्रशासन की लापरवाही से कोई बड़ी घटना घट जाती है तो वह सबके निशाने पर आ जाता है। प्रयागराज में ही ऐसी एक घटना घटी है। प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में और टीवी कैमरों के सामने माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की सनसनीखेज तरीके से हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ योगी सरकार सबके निशाने पर है और होना भी लाजमी है। फलाने ढकाने पूछ रहे हैं कि आखिर यह कैसा कानून का शासन है कि इतने बड़े अपराधियों को या इतने बड़े अपराधियों को इतनी आसानी से मार दिया गया। ऐसे सवाल स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि कोई अपराधी कितना भी दुर्दांत क्यों ना हो, उसे तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आम लोग ऐसा तभी कहेंगे जब कानून का शासन सचमुच अपना काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए अतीक अशरफ के मारे जाने पर एक बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह देखा है कि बीते 44 सालों से अतीक ने किस तरह शासन को अपना दास बना रखा था। शासन प्रशासन और यहाँ तक कि अदालतें भी उसके समक्ष असहाय थीं। वह किसी की भी हत्या करवा सकता था, इवन करवाता भी था। किसी की भी जमीन को कब्जा कर लेता था और किसी को भी उठवा लेता था। इसका आतंक इतना था कि हाईकोर्ट के जज भी उसके मामले की सुनवाई करने से कतराते रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजनीतिक दल उसकी गुलामी करते थे। अतीक अशरफ के मारे जाने पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, प्रियंका वाड्रा, कपिल सिब्बल, असदुद्दीन ओवैसी आदि ने कानून के शासन की दुहाई दी है और अन्य अनेक ऐसे लोग भी कानून के शासन का झुंझुना जोर जोर से बजा रहे हैं। लेकिन जरा देखें कि किसी कानून के शासन की कितनी परवाह है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार ने माफिया आनंद मोहन सिंह को अच्छे चाल चलन के आधार पर जेल से रिहा करने के लिए उसको कानून से ही संशोधित कर दिया। अब जरा सोचिए कि एक ऐसा अपराधी जिसने आईएएस की हत्या की हो, उसको छुड़ाने के लिए नीतीश सरकार ने एक अपने कानून में बदलाव करके उस अपराधी को बाहर निकाला जेल से। और आधार क्या बताया कि इस अपराधी का चाल चलन बहुत अच्छा है। हाँ, आनंद मोहन सिंह गोपाल, ये जो आईएएस साहब थे, ये इनका नाम था आनंद मोहन सिंह, जो है गोपालगंज के डीएम रहे। जी कृष्णैया की हत्या का दोषी है ये और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। क्या एक आईएएस के हत्यारे को जेल से रिहा करने के लिए कानून बदलने से कानून के शासन की जय होगी? कभी नहीं। तेजस्वी यादव माफिया साहबुद्दीन से अपरिचित तो बिल्कुल नहीं होंगे। आतंकी पर्याय इस माफिया को लालू यादव ने वैसा ही नग्न और निर्लज्ज संरक्षण दिया जैसे मुलायम सिंह ने अतीक अहमद को दिया। मुलायम सिंह यह जानते थे कि अतीक ने विधायक राजू पाल की हत्या कराई है, लेकिन वह उसे निर्दोष बताते थे और उसे कुत्ते तक के साथ हाथ मिलाते थे। मतलब कि उसके कुत्ते, मतलब उसके गुर्गों के साथ भी हाथ मिला लेते थे ये। मायावती भी इससे परिचित थी कि अतीक अहमद उस गेस्ट हाउस कांड में शामिल था जिसमें उनकी जान पर आई थी। लेकिन उन्होंने उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा में शामिल किया। अगर शाइस्ता शायद फरार न हुई तो प्रयागराज के बसपा की मेयर पद की एक प्रत्याशी भी होती। अतीक अशरफ के मारे जाने के बाद वह ममता बनर्जी भी कानून के शासन का झुंझुना बजा रही हैं, जिन्होंने 2021 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल के गुंडों को खुली छीट दे दी कि वे विरोधी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि उन निरीह लोगों पर भी टूट पड़े जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि उन्होंने किसी और दल को वोट दिया है। जब तृणमूल के गुंडे कहर ढा रहे कह रही थी कि बंगाल में तो चहुं ओर अमन चैन है, सच यह था कि सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए असम भागने को मजबूर हुए थे। चुनाव बाद की इस भयानक हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच करने को कहा तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था इस बात को कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है बल्कि शासक का कानून चल रहा है। ये बात सत्य है। प्रियंका वाड्रा को भी याद नहीं होगा, लेकिन यूपी के पुराने कांग्रेसी बता सकते हैं कि जब वे वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो किस तरह अतीक अहमद को गिरफ्तार करने के बाद गुपचुप तरीके से छोड़ दिया गया था।
अतीक अशरफ के मारे जाने के बाद कपिल सिब्बल को भी कानून का शासन याद आ रहा है। या वही सिब्बल है जो एक समय माफिया मुख्तार अंसारी को पैरोल दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे ताकि वह चुनाव प्रचार कर सकें। उनका साथ दे रहे थे सलमान खुर्शीद साहब। या वही मुख्तार अंसारी है जिसे अमरिंदर सरकार के समय एक फर्जी मामले की आड़ में यूपी की जेल से पंजाब की रोपड़ जेल आया गया था ताकि वहां वह अय्याशी से रह सके। पंजाब सरकार मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपने से तब तक इनकार करती रही जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार नहीं लगाई। अतीक अशरफ के मारे जाने से असदुद्दीन ओवैसी को भी बहुत कष्ट हुआ। उनका कष्ट समझ आता है क्योंकि एक वक्त शाइस्ता परवीन उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए उनकी तारीफों का पुल बांध रही थी। आखिर कानून के शासन की दुहाई देकर किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या लोग यह नहीं जानते कि माफिया तत्वों के आगे कानून का शासन किस तरह मिमियाता है? जनता इससे अनजान नहीं है कि माफिया सरगना किस तरह जेल में रहते हुए भी हत्याएं और अपहरण करा देते हैं। लखनऊ का आपको केस याद होगा कि जिस तरह उसने बरेली जेल में लखनऊ के एक व्यापारी को जेल में बुलवाकर पीटा था अतीक ने, और उनके खिलाफ गवाही देने वाले किस प्रकार मार दिए जाते थे। उमेश पाल हत्याकांड याद ही होगा। आम जनता को इतना नादान नहीं समझा जाना चाहिए कि वह कानून के शासन की ऐसी तैसी होते हुए भी देखती रहे और फिर भी उसे यह अपेक्षा की जाए कि वह कानून के पिलपिली शासन का सम्मान करे। चलिए, तो आज हम बताने वाले हैं फिर से कि अतीक के बड़े कारनामे जो बेहद चर्चित रहे हैं। माफियागिरी के लिए यूपी में कुख्यात रहे अतीक ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि देश भर में वो चर्चा का विषय बना। अतीक के साथ ही उसका भाई अशरफ भी मनमानी करता रहा, चाहे गेस्ट हाउस कांड से लेकर राजू पाल हत्याकांड हो, चाहे उमेश पाल हत्याकांड हो। उनकी बहुत लंबी सूची है। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ उनकी सूचियों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मामला हुआ था 2015 में, कब्रिस्तान प्रकरण का ये मामला था जो गर्मा गया था काफी। मामला फरवरी मार्च के आसपास 2015 का है। तब अखिलेश यादव के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अतीक ने कसारी मसारी मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं को घर छोड़ने का फरमान दिया था। कहा कि हिंदुओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर मकान बना लिए हैं। मकान मालिक पुलिस के पास गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर नेताओं के हस्तक्षेप से यह मामला सुलझ गया था। लेकिन मामला एक और ऐसा है जिससे अतीक अहमद एक बहुत दुर्दांत अपराधी बन गया। पूरे शहर में उसका दबदबा बन गया। वो था चांद बाबा का कत्ल। वर्ष था 1979। चकिया के रहने वाले एक हाई स्कूल फेल, उसका नाम था अतीक अहमद। उसी वर्ष के मुकदमे में उसे कुख्यात कर दिया। उस दौरान में चकिया में शौक इलाही उर्फ चांद बाबा का सिक्का चलता था। वर्ष 1989 में अतीक अहमद शहर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी बना। चांद बाबा भी चुनाव लड़ रहा था। चांद बाबा को मात्र 9,281 वोट मिले, वहीं अतीक को 25,906 वोट पाकर चुनाव जीत गया। इसके बाद उसने चांद बाबा की रोशनबाग में गोली बम से सरेआम हत्या कर दी थी। और इसके बाद ये तीसरा इनका कारनामा है पार्षद अशफाक कुन्नू हत्याकांड। ये जो है पार्षद थे, उस समय के सभासद थे। अशफाक कुन्नू का 1994 में कत्ल कर दिया गया था। उस हत्याकांड में भी अतीक व अशरफ का नाम आया था, लेकिन तब अतीक का ऐसा दबदबा था कि उस पर कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा सका था। 1999 में तत्कालीन एसपी सिटी लालजी शुक्ला ने भाजपा शासन में अशफाक कुन्नू हत्याकांड में अशरफ की गिरफ्तारी भी की थी। हालांकि 1999 जब सरकार बनी थी। और ये तो पता ही होगा लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड क्या हुआ था। इसमें 2 जून 1995 को प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। तभी सपा के विधायक वहां पहुंचकर मारपीट करने लगे। मायावती के साथ बदसलूकी की। इसमें अतीक की भी भूमिका रही है। अशोक साहू हत्याकांड वर्ष 1996। व्यवसायी अशोक साहू हत्याकांड चर्चित था। सिविल लाइंस में अतीक के भाई अशरफ ने उसे मारा था। इस मामले में अतीक व उसके पिता जेल भी गए थे, लेकिन अशरफ को बचाने के लिए उसे घटना से 2 घंटे पहले चंदौली के एक थानेदार ने तमंचा के साथ गिरफ्तार दिखा दिया था। चलिए अगली बात अगर हम करें, पार्षद नस्सर सिंह को गोली से उड़ाया था। नस्सर कभी अतीक का करीबी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अतीक से उसका 36 का आंकड़ा हो गया। उसे 2001 में अतीक ने चकिया में गोलियों से छलनी कर दिया था। अपने घर के पास सामने
इसके घर के पास एक सामने भाजपा का नेता रहता था, नाम था उनका अशरफ। इनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है इस समय। वर्ष 2003 का टाइम है। अतीक ने चकिया में घर के सामने रहने वाले भाजपा नेता अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अतीक के गुर्गे सौ लेकर भाग गए थे। अशरफ के अतीक को चिढ़ थी कि उसका नाम उसके छोटे भाई पर है, लेकिन भाजपा से जुड़कर उसे चुनौती देता है। तो ये इनके बहुत सारे ऐसे कांड रहे, जिसमें से एक और है जो विधायक राजूपाल हत्याकांड रहा, जो 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिमी से बसपा विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। इसमें आई थिंक इंसास राइफल का यूज किया गया था। शायद शहर में ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें AK-47 का यूज हुआ था। इसमें अतीक की सह पर, उसके भाई अशरफ पर, राजू पाल पर गोली मारने का आरोप लगा था। और इनके बाद बहुत ऐसे कारनामे हैं, जैसे सुआर्ट्स में गुंडागर्दी किया 2017। हालांकि इसी केस के बाद इन पे जो है कानून का जो है शिकंजा कसना स्टार्ट हो गया था। 2017 में अतीक के करीबी के बेटे को परीक्षा में नकल के आरोप में निष्कासित करने पर सुआर्ट्स में जमकर उत्पात किया था। बाद में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और पुलिस बयान के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कांड के बाद पुलिस ने जो है हाईकोर्ट ने सख्त हुआ, जो हाईकोर्ट के उसमें तत्कालिक चीफ जस्टिस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया इनके खिलाफ। उनको जमानत नहीं दिया उस केस में जब गिरफ्तार हुए थे, तभी से ये आज तक भी बंद है और अब तो उनकी कहानी भी खत्म हो चुकी है। देवरिया जेल कांड 23 दिसंबर 2018 को अतीक देवरिया जेल में बंद था। उसके इशारे पर बिल्डर मोहित जायसवाल को लखनऊ से देवरिया जेल लाकर मारपीट की गई। साथ ही उसकी 45 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए स्टाम्प पेपर में जबरन हस्ताक्षर करवाया गया। इसी मुकदमे में बेटे उमर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और वह 2 लाख रुपए का इनामी भी घोषित कर दिया गया था। हालांकि उमर इस समय जेल में है। उमेश पाल हत्याकांड, ये अभी जस्ट हुआ है 24 तारीख को। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को माफिया ने 28 फरवरी 2006 को अपहरण करके करबला स्थित कार्यालय में पिटाई की। अगले दिन उमेश ने पक्ष में गवाही दे दी थी। वर्ष 2007 में बसपा सरकार बनी तो उमेश ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की उमेश पैरवी करते रहे। उनकी 24 फरवरी 2023 को घर के पास गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। तो मैं कुछ ऐसे सहयोगियों का नाम बताने जा रहा हूं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। इन्हीं की सह से इसने अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है और इन्हीं की वजह से वो लोग अपना साम्राज्य खड़ा कर पाए हैं। जैसे सबीब अहमद, अतीक का बेहद करीबी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नूरुल्लाह रोड पर स्थित मुस्तफा कॉम्प्लेक्स में दफ्तर बनाया हुआ है। बताया जाता है कि सबीब भी अतीक के पैसों का हिसाब रखने में मदद करता था। वह करेली के रहने वाला है और अतीक के गैंग से जुड़े लोगों का साथ उठता बैठता भी है। काली और मोहसिन, ये भी एक बड़ा नाम है। दोनों ही भाई हैं और अतीक के बेहद खास। करेली के 16 मार्केट दुल्हन पैलेस के पास मकान, करेली के B ब्लॉक में दोनों भाइयों ने महमूद अपार्टमेंट बनवाया है और गौश नगर तरफ भी कई प्रोजेक्ट है। लंबे समय प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। बताया जाता है प्रॉपर्टी डीलिंग अतीक के प्रभाव से ही ये करता रहा है। खालिद जफर, धूमनगंज थाना क्षेत्र के कलिंदीपुरम में 120 फीट रोड पर आलीशान मकान हिमालयन बिल्डर के नाम से अलग अलग प्रोजेक्ट चला रहा है। खालिद जफर इज अ फाइनेंसर, माफिया अतीक का रिश्तेदार और फाइनेंसर। ये उनकी दखलंदाजी से अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया इसने। और इसी में सबसे बड़ा नाम है संजीव अग्रवाल, जिसके यहाँ पर अभी ईडी का छापा भी चल रहा है। सिविल लाइंस की एल्गिन रोड पर आलीशान बंगला, यह शानदार स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट सहित अन्य लग्जरी सुविधाएं हैं। विनायक सिटी सेंटर मॉल और विनायक ग्रुप का मालिक है। इसी मॉल में PVR भी है। सिविल लाइंस, अशोकनगर, जॉर्जटाउन चौक, सुलेमसराय, कटरा में आवासीय एवं व्यावसायिक भवन है इसके पास। शेरवानी लीगेसी के भीतर सेंट्रल पार्क के नाम से टाउनशिप संजीव अग्रवाल की ओर से ही बसाई जा रही है और शहर के कई बड़े बिल्डरों के नाम शुमार हैं और प्रभावशाली व सफेद पोस्ट लोगों से गहरे संबंध है। इन्वेस्टर समिट में विनायक ग्रुप की तरफ से 595 करोड़ रुपए की निवेश का प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। संजीव अग्रवाल कभी कटरा में 1.5 दशक पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था। ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाला एक बंदा आज हजारों करोड़ का मालिक बन गया है, सिर्फ और सिर्फ इनकी सह से, अतीक की सह से। ये गरीबों को डरा धमकाकर सर्कल रेट से कम रेट पर जबरदस्ती जमीन खरीदता था और ऐसे बिल्डरों के नाम करता था जिसमें इनके रिश्तेदारों, भाइयों, पत्नियों, बच्चों के नाम उसमें शेयर्स रहते थे। ऐसे में एक नाम है आसिफ जाफरी,
जो चायल के हैं, करेली के सी ब्लॉक मार्केट में प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर कारोबार भी इनका काफ़ी अच्छा चलता है। कौशाम्बी चाल के विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़कर ये जीत दर्ज कर चुके हैं। ये इसके बाद ये पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जब सपा में शामिल हुए तो आसिफ अंसारी ने भी सपा का दामन थाम लिया। अतीक गैंग से पहले भी नाम जुड़ता रहा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मोहम्मद वसूद और असद खान, सौलत हनीफ, सीताराम शुक्ला, दीपक भार्गव, सबीब अहमद, ऐसे बहुत सारे इनके बिल्डर्स हैं जो इनके कामों में सहयोग करते रहे लगातार और हमेशा। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अभी अतीक नाम उगलने ही वाला था या फिर पुलिस कस्टडी में जब वो था तो अपनी लिस्ट देने की तैयारी में था ऐसे लोगों की जिन्होंने रेवेन्यू बोर्ड से संबंधित अधिकारियों की एक सूची देने को लिए कह रहा था कि मेरे पास सभी का नाम है, सब कुछ है। हालांकि अशरफ ने अपने उस लिफाफे में शायद जिक्र किया है उन बड़े बड़े अधिकारियों के नाम, बड़े बड़े लोगों के नाम जिन्होंने उसको बोला कि अपने वकील से उन्होंने कहा था कि मैं जब न रहूं तो ये लिफाफे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री जी को भेज दीजिएगा। हालांकि वो जो लिफाफा था वो भेजा जा चुका है, हो सकता है 2-3 दिन में इसका संज्ञान भी लिया जा सके, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इस संबंध में आगे की जानकारी जो भी अपडेट होती रहे मैं आपको बताता रहूँगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा और आपके प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करूंगा।